हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स। सवाल ये आता है कि हमें प्रेशर ग्रुप्स की जरूरत क्यों पड़ती है और सरकार पर दबाव बनाने जैसी स्थिति कब पैदा होती है, क्योंकि जो सारी शक्तियां हैं वो सरकार के हाथ में निहित है। ऐसे में हर व्यक्ति या कहें कि आम जनमानस की ये उम्मीद होती है कि सरकार के द्वारा उनका ध्यान दिया जाएगा या सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो उनके हित में होंगी। हाल में ही निर्मला ताई ने अभी बजट पेश किया, तो उस बजट से हर आम आदमी की अपनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हिस्से में कुछ ऐसी चीजें लिखी जाएंगी जिसे पॉलिसीज के माध्यम से लिखा जाता है, जो कि हमारे आम जनजीवन को आसान बनाने का काम करेंगी। जब वो जरूरतें पूरी नहीं होती तो आपस में लोग लामबंद होना शुरू होते हैं या फिर लोग आपस में इकट्ठे होते हैं और अपने साझा हितों को लेकर के सरकार की तरफ बढ़ते हैं या सरकार को अप्रोच करते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर ग्रुप्स की, तो ये एक तरह से सकारात्मक भी है, और जब ये एक हिस्से में शक्तियों का केंद्रीकरण, कहीं पर भी पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव भी होती हैं। तो किस हद तक पॉजिटिव हैं और किस हद तक नेगेटिव हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जब भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश या अपने हिस्से में गवर्नमेंट के डिसीजंस को मोल्ड करने की कोशिश होती है, तो वो एक हद तक पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई ऐसा डिसीजन करवाने की कोशिश होती है जो खुद के फेवर में है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वहां पर सिचुएशन नेगेटिव होने लगती है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स लगातार काम करते रहते हैं और अलग अलग तरह के प्रेशर ग्रुप समाज में देखने को मिलते हैं। जब हम सरकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं। लोगों की जो विश्वास और आस्था है वो भारत सरकार के प्रति है। जो भी सत्ता में है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी से संबद्ध होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं, इसीलिए स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेट्स की, सिविल सर्विसेज की, तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी सिविल सेवक हैं उनकी जो भी जिम्मेदारी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो गवर्नमेंट के प्रति होती है। वो गवर्नमेंट जो कि गवर्न होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो किसी राजनैतिक पार्टी के प्रति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होते हैं। और ना ही ब्यूरोक्रेट्स का ये काम होता है, सिविल सर्वेंट्स का ये काम नहीं होता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी को सर्व करें, बल्कि उनका काम होता है लार्जर इंटरेस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हुए, लॉ के अकॉर्डिंग चलते हुए वो गवर्नमेंट को सर्व करने का काम करते हैं। इसीलिए पावर्स इतनी दी जाती हैं कि वो अपने काम को सही ढंग से कर पाए, निष्पादित कर सकें। ये एक अलग बात है कि लोग अपने निजी हितों की वजह से, स्वार्थ की वजह से कई बार उस तरफ मुड़ जाते हैं जहां पर वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने लगते हैं। अब दोनों में डिफरेंस कहां पर है? इसीलिए इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि अगर भारत के नक्शे की आप कल्पना करेंगे या आप संपूर्ण भारत की कल्पना करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम प्रशासन कहते हैं। शासन और प्रशासन के समन्वय से ही सरकार चल सकती है। लेकिन जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वो पूरे इंडिया को होल्ड करने का काम करते हैं, और उनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि वो इस तरह की पॉलिसीज बना सकें जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करें। अब यहां पर बात इतनी है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिस ढंग से वो चीजों को निष्पादित करते हैं, अगर वो किसी बायसनेस से फ्री हैं तो उनकी बनाई हुई पॉलिसीज लार्जर पर्सपेक्टिव को या लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करेगी।
लेकिन प्रॉब्लम कहां से होना शुरू होती है? प्रॉब्लम वहां से होना शुरू होती है जहां पर लोग सत्ता या सिस्टम के माध्यम से अपने हित में फैसले करवाने के लिए या फिर पावर या मनी किसी भी रीजन से कि सिस्टम से अपना बेनिफिट अटैच करें, तो वहां से करप्शन स्टार्ट होता है, वहां से पॉलिसी बेंड होना शुरू होती है, वहां से किसी भी पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंटरप्ट होना शुरू हो जाता है। बेसिकली जब भी हम प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे तो इनका काम होता है गवर्नमेंट से अलग रहते हुए अपने हिस्से की बात सरकार से मनवाना या अपने हित में फैसला करवाना। बेसिकली ये आम जनमानस को सरकार से जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हर आम आदमी अपने हिस्से की बात कह पाने में सक्षम नहीं होता है। जब वो अपने हिस्से की बात नहीं कह पाता, तो जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं या कुछ समूह हैं, लोग हैं जो आपस में इकट्ठे होकर के उन लोगों के हित में फैसले करवाने का प्रयास करते हैं जो अपनी आवाज उठा पाने में सक्षम नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। सेक्शनल ग्रुप्स होते हैं, किसी एक सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। आगे हम देखेंगे पावर अगर सेंट्रलाइज है और गलत जगह पर है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कितने तरह के टाइप्स हैं। जब हम सेक्शनल की बात करते हैं तो किसी एक सेक्शन को लेकर के हो सकता है, वो एग्रीकल्चर हो सकता है, वो टीचिंग सेक्टर हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी बातों को मनवाने के लिए फला समिति ने कहीं पर जाकर के जाम लगाया या फिर अपनी बात मनवाने के लिए नारेबाजी की, वो भी लोकतंत्र में रहते हुए एक तरीका है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, साथ ही उस दिशा में दबाव बनाने का, क्योंकि कई बार जानबूझकर भी कामों को रोका जाता है, भले ही काम सही ही क्यों ना हो। अगर हम टीचर सेक्शन की ही बात करें तो टीचर्स ने भी काफी हद तक बदलाव का काम किया है। चाहे हम अलग पांडे सर का नाम लें, जिन्होंने, जो भी लोग इस समय एडुटेक में हैं, उन्होंने काफी हद तक बदलाव की दिशा में काम किया है। अब अगर कहा जाए, जैसे अलग पांडे सर जैसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा में काफी हद तक सस्ते दरों में लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम किया है, या खान सर जैसे लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन अगर यही सारे शिक्षक लामबंद होना शुरू हों किसी गलत उद्देश्य से नहीं, अगर एक जगह इकट्ठे हों और आपस में इस बात पर विचार करें कि जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है क्या वो विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए सही कदम है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपस में मिलकर बैठकर सोचकर ड्राफ्ट करने की ये जरूरत है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। एक लंबे समय तक भारत ने औपनिवेशिक काल के दंश को झेला है। उस उपनिवेशिक, जो औपनिवेशिक मानसिकता है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उससे तो हम बाहर आ गए, लेकिन जो उसकी छाप है वो पूरी तरह अभी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसे गुलामी की मानसिकता कहते हैं। गुलामी की मानसिकता हम तब छोड़ पाएंगे जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। जब भी हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता में हमारी शर्त है कि सभी जो नागरिक हैं वो समृद्ध हों। समृद्धि और धन दोनों अलग चीज है, मैं धनी होने की बात नहीं कर रहा। समृद्ध होने का मतलब है हर एस्पेक्ट में आपका संपन्न होना। स्पेसिफिकली जब हम हेल्थ की बात करते हैं, अभी बजट में उसको लेकर के भी प्रोविजंस आए कि मेंटल हेल्थ के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी देश की आधी जनसंख्या अस्पतालों में हो या फिर आधे से ज्यादा संख्या मैदानों में हो। तो मेरा मानना है कि एक बड़ी पॉपुलेशन का प्लेग्राउंड में होना ज्यादा जरूरी है। अगर वो प्लेग्राउंड में है तो हॉस्पिटल्स में जो जनसंख्या है वो अपने आप कम होती चली जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होगा। जो देश में अधिकांश बच्चों की जो युवावस्था की उम्र है, चाहे वो 30 साल तक की उम्र की बात किया जाए,
ह्यूमैनिटीज का जो स्ट्रक्चर है आज सबसे बड़ी जरूरत है। अभी इस मंथ में बजट पास हुआ, तो पहली जो जरूरत दिख रही है फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। जब हम बात करते हैं कि हम देश को विकसित भारत की तरफ लेकर के जाएंगे, तो सबसे पहली इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ भेजा जाए, उनको प्रॉपर वे में कुशलता पूर्वक किसी तरह के उद्यमिता को उद्यम को कैसे करना है इस बात से जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी बुकिश है कि कहीं ना कहीं रटंत विद्या पर आधारित है। और जब हम कोचिंग व्यवस्था की बात करते हैं तो कोचिंग व्यवस्था में कितने भी अच्छे शिक्षक हो जाएं, चाहे वो मैं ही हूं या जितने भी और शिक्षक हैं, जितने भी अच्छे शिक्षक हो जाएं, वो शिक्षा व्यवस्था का प्रतिस्थापन लेकर के आए हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ है, एजुकेशन सिस्टम में लूप होल था, उस लूप होल को भरने के लिए कोचिंग आई, कोचिंग में अच्छे शिक्षक आए, वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में आज हमारे देश में बच्चों की क्या स्थिति है? उनके दिन के 6 घंटे स्कूल में जा रहे हैं, वापस लौट के 3 से 4 घंटे 5 घंटे कोचिंग में जा रहे हैं। तो वही गुणवत्ता परक शिक्षा उनको स्कूल में क्यों नहीं मिल पा रही? पहला सवाल ये है। दूसरा, शिक्षा का प्रतिस्थापन ढूंढने की बजाय शिक्षा व्यवस्था को सही करने की जरूरत है। हमने कहा शिक्षा व्यवस्था में कमी है तो हम इसका प्रतिस्थापन दे देते हैं, और हम प्रतिस्थापन इतना अच्छा देंगे कि बच्चे की ये कमी पूरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि यहीं पर कमी क्यों है, तो इस कमी में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। तो जब वो शिक्षा व्यवस्था इस ढंग से बनेगी कि वो हर आयाम में, जब वो बहुआयामी विकास करा पाने में एक बच्चे के सक्षम होगी, तब वो समस्या जड़ से मिटाई जा सकती है। अगेन फिर हम प्रेशर ग्रुप से कैसे जोड़ते हैं? अगर सभी शिक्षक लामबंद होकर एक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो संभवतः, एग्जाम्पल है कि सारे शिक्षक साथ आए, बैठें, बातचीत करें, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर से मिलें, जो भी पॉसिबल हो सकता है उस लेवल पर चीजों को ड्राफ्ट करें कि हम ऐसा सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो फाइनल होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है, और यदि संभव है तो उसे आगे प्रेषित किया जाए और वो बदलाव देखने को मिले। क्योंकि किसी बदलाव के लिए सालों साल बैठकर इंतजार नहीं किया जा सकता, और जब तक ऐसे एजुकेशन सिस्टम अपने पास नहीं होगी जो जल्दी से जल्दी रोजगार तक, ना कि हम इस बात का इंतजार करें कि सरकार से रोजगार प्राप्त हो, बल्कि हम स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ पाए, वो भी तब होगा जब वैसी एजुकेशन सिस्टम होगा। अगर हम बच्चों के हाथ में सिर्फ किताब दे दें, उन्हें रटंत विद्या पर आधारित ज्ञान दें और ऊपर से स्पोर्ट्स का भी जो हिस्सा है वो कम करते चले जाएं, तो अल्टीमेटली हम एक बीमार जनसंख्या को तैयार कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में WHO का डेटा है कि 80 से 90% लोग मेंटल हेल्थ से कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं, और आज इंडिया की भी धीरे धीरे वही सारी कंडीशंस हैं, क्योंकि जो बेसिक और नॉमिनल इश्यूज हैं वो कभी एड्रेस ही नहीं किए जाते, इंक्लूडिंग चाहे वो एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बुक्स हो या सारी चीजें हो, जब तक मेन स्ट्रीम पर डिस्कशंस नहीं होंगे प्रॉपर वे में, तब तक इस तरह की समस्या होगी। तो अगर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह की परिस्थितियां तैयार करके बदलाव की दिशा में बढ़ा जा सकता है। तो प्रेशर ग्रुप्स ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं। ये सेक्शनल ग्रुप्स की बात हो रही है। एक होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स, जहां पर आप देखेंगे बिजनेस एसोसिएशंस, जो लगातार इस बात पर नजर रखते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, उस हिसाब से वो प्लानिंग करते रहते हैं और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज को, कि वो उनके हित में फैसला करें या इस तरह के डिसीजंस आए जो उनको सही ढंग से बिजनेस करने में मदद करें। एग्जाम्पल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। एक लंबे समय में जो लाइसेंस राज था वो धीरे धीरे खत्म हुआ, और उसके खत्म होने से यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंड कर पाना इजी है। कॉज बेस्ड ग्रुप्स, जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो,
कभी आपने सुना कि कहीं पर कोयले के लिए खनन हो रहा है, उसको लेकर के स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया। वो इसलिए किया क्योंकि वहां के आसपास के लोगों की हेल्थ इंपैक्ट हो रही थी। तो जब एनवायरमेंट में डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको लेकर के लोग इकट्ठे हुए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। ये अक्सर अल्पकालिक स्थिति होती है, जल्दी ही सॉल्व हो जाती है। विमेन राइट्स की बात करें तो एक काफी लंबे समय तक विमेन को लेकर के कि उन्हें किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, सोसाइटी में जो लंबे समय से जो उनका शोषण हो रहा है उससे बचाव हो, उससे वो बाहर आए, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स दिया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम मेंस राइट्स की बात करें, अभी भी ऐसा अगर हम सुसाइड के आंकड़े देखें तो वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी भी मेन को एज अ किसी एक उसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मतलब किसी एक सेक्शन में कंसीडर नहीं किया जा रहा है जहां पर उनके साथ भी गलत हो रहा है। अगर हम ये एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि किसी एक सेक्शन के साथ गलत हो रहा है, तो उस सेक्शन को लेकर के किसी भी तरह की फर्दर पॉलिसीज हम कैसे बनाएंगे। इसको लेकर के भी एक डिस्कशन होगा कि देश में जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग समय में बने, विमेन के लिए भी महिला आयोग बना, हर जगह उपलब्धता है उसकी, थाने से लेके हर जगह उसका काम हो रहा है, लेकिन अभी भी पुरुष आयोग जैसी कोई भी स्थिति नहीं देखने को मिल रही। अगेन फिर वही है कि प्रेशर ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। जब समाज में कुछ समाज सेवी, कुछ एडवोकेट्स, अलग अलग फील्ड के लोग साथ मिलकर के आएंगे, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ, ये कहने वाली बात है कि परिवर्तन होने में भी काफी समय लग जाता है, और कई बार ये इतना लंबा होता है कि लोगों को निराशा ज्यादा होने लगती है। तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस दिशा में हम बढ़े, परिवर्तन थोड़ा हमें जल्दी देखने को मिले। बाकी एक उपयुक्त समय है वो तो लगता ही है। जब हम इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स की बात करते हैं, अगेन ब्यूरोक्रेसी, उनके भी अपने एसोसिएशंस बने होते हैं, चाहे वो आईएएस एसोसिएशन हो या आईपीएस हो, उनकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं जो अपने डिपार्टमेंट को लेकर के बनी रहती है। अलग अलग मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं जब भी हम सोसाइटी में किसी भी तरह के बदलाव की बात करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि डाकघर के सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए, या किसी ट्रेड यूनियन के लोग थे सबके सब स्ट्राइक पे चले गए, कि मतलब एक दिन के लिए काम को रोक देना। काम को रोकने का उद्देश्य ये है कि उससे जब नुकसान होगा तो ऊपर बैठे लोग हमारी बात भी सुनने को राजी हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, तो समाज के बुद्धिजीवी लोग खड़े होते हैं, साथ आते हैं, और वो उस दिशा में कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। लॉबिंग पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स, चाहे वो मेन राइट्स का इशू ही हो, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड इश्यूज को फेस किया है, और अंततः बदलाव तभी आएगा जब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारी बात सुनने को तैयार होंगे। जब वो हमारी बात सही से सुनेंगे, तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे हिस्से भी कोई बदलाव आएगा। और जब मांगे वाजिब हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। तो पॉलिटिशियंस को लॉबिंग करने का मतलब वही है कि अलग अलग पॉलिटिशियंस से मिले, बातचीत किया और अपने हिस्से की बात रखी। अगर वो कन्विंस हुए अपनी तरफ से, सिर्फ मांग रखने से कुछ नहीं होगा, मांग के साथ समाधान भी साथ लेकर के चलने की जरूरत है कि ये हमारी मांग है और ये समाधान है। अगर आपके हाथों से, आपकी कलम से ये हो जाता, तो हमारा और या हमसे जुड़े जो भी लोग हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाता। फाइलिंग पीआईएल्स इन कोर्ट, पीआईएल फाइल करना जिससे कि कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से हो या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो वो मिल पाए, ये रास्ते हैं जिनसे हम बदलाव ला सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन्स, जब किसी एक वर्ग के साथ गलत होता है और उसकी संख्या छोटी होती है, तो कई बार उन्हें मीडिया कवरेज तक नहीं मिलता है, क्योंकि एक आम जनमानस में एक व्यापक स्तर पर लोगों की जन चेतना हो जाती है, जिसमें वो ये मानकर चलते हैं कि ये तो होता ही रहता है।
तो हम उस चीज को आम मान लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब प्रॉपर मीडिया अटेंशन मिले, सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, तो फिर लोग साथ में जुड़ेंगे और धीरे धीरे हम किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि लगातार चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद होते रहना चाहिए। वाद विवाद ऐसा ना हो कि एक दूसरे की सिर फोड़ने की नौबत आ जाए, बल्कि वो ऐसा हो कि सभ्यता से बैठकर किसी भी मुद्दे पर लंबे समय तक बातचीत किया जा सके और डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी, भले ही एक दूसरे की बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। तो जब तक हेल्दी डिबेट्स नहीं होंगे, डिस्कशंस नहीं होंगे, तब तक चीजें निकलकर बाहर नहीं आएंगी और हम बदलाव की दिशा में बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। पॉजिटिव रोल क्या है इनका? जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि जब कई लोग साथ मिलकर के सोचते हैं, किसी मुद्दे पर विचार करते हैं और बदलाव की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारी डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होती है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को मौका मिलता है। लंबे समय तक जिन लोगों की आवाज दबा दी गई या जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, तो जब समाज में, चाहे वो शिक्षक हो, समाज सेवक हो या पथ प्रदर्शक हो या जो भी बदलाव की अपनी उम्मीद रखते हैं जो लोग, वो जब आगे बढ़कर उन लोगों की आवाज बनते हैं जो अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मौका मिलता है कि अपनी आवाज औरों तक पहुंचाएं और बदलाव ला पाएं। इससे गवर्नेंस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है और लोकतंत्र का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सीधे सीधे वो देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। लोगों की उम्मीद और विश्वास उन्हीं से है, क्योंकि उनकी कलम से लिखी गई छोटी सी छोटी बात भी एक आम आदमी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने का साहस रखती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद होती है कि ऊपर बैठे लोग उन पर भी ध्यान दें और उनके हिस्से में भी बदलाव आना चाहिए। इससे वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाना आसान होता जाता है, क्योंकि नए आइडियाज मिलते जाते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव हिस्सा भी है। नेगेटिव हिस्सा इसलिए है क्योंकि जब लोग जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति की इंटेंशन सही हो ये जरूरी नहीं है। जब गलत लोग दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका जो हित है वो कुछ और होता है। कई बार वो पैसे को ध्यान दे रहे होते हैं, कई बार वो ताकत को ध्यान दे रहे होते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। और कई बार ये लोग जानबूझकर डिसीजन मेकिंग को डिले करते हैं। अगर सोचने वाली बात है कि कोई बात वाजिब है, सही है, उसे होना चाहिए, सरकार भी सहमत है, तो बीच में क्या ऐसा हिस्सा है जो किसी भी एक डिसीजन को सालों तक लेकर के चला जाता है? अगर हम आज बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे पे देखने को हो या फिर हम आज मेंस राइट की बात करें, मतलब आज एक व्यक्ति सिस्टम से इतना त्रस्त हो जाए, इतना प्रताड़ित हो जाए कि वो अंत में अपनी जान देने को तैयार हो जाए, तो सोचने वाली बात है कि इतने बड़े सिस्टम में कहीं कोई उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं। तो इतना बड़ा मैन पावर, इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी हम अगर हेल्प नहीं कर पा रहे किसी की, तो ये सोचने वाली बात है। जेंडर चाहे कोई भी हो, मेन हो या विमेन हो, दोनों जेंडर में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो एज अ ह्यूमन ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा मैकेनिज्म होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कोई हिंड्रेंस था। वो हिंड्रेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा था? किसी का अपना पर्सनल मोटिव था और उस पर्सनल मोटिव से उस व्यक्ति ने दूसरे के जीवन को खराब किया। तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो जानबूझ के डिसीजन मेकिंग को डिले करते हैं,
कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पावरफुल होते हैं, दूसरों को जानबूझकर तंग करते हैं या फिर उनको एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रेशर ग्रुप्स अगर सही ढंग से काम करें तो, अगर प्रेशर ग्रुप नहीं है, एज अ इंडिविजुअल कोई भी काम कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इंडिविजुअल की आवाज उतनी दूर तक जाएगी। तो लोग कलेक्टिव वे में अगर साथ आते हैं, किसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ साथ चलने को तैयार होते हैं, तो बदलाव ला पाना आसान होता है और लोकतंत्र की यही खासियत भी है। लेकिन अब इसको हम एक दूसरे डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे। वो डायमेंशन क्या होगा कि आखिर कैसे ये सब कुछ होता है और ये प्रेशर ग्रुप्स कब गलत हो सकते हैं। तो जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो प्रेशर ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूं ये हिस्सा गवर्नमेंट का है। अच्छा, सरकार की भी हालात या दशा आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक घर होता है, उस घर को संभालने के लिए उस घर के मुखिया को मेहनत करनी होती है। तो जो सरकार है, शीर्ष पर बैठे लोग जो भी हैं, जो भी हमारे माननीय राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री महोदय हों, कोई भी हों, तो जिस भी पद पर आप ऊपर देखें या जितने भी सांसद हैं, फिर विधायक हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर एक घर में 3-4 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बिगड़े हुए हैं, पर जो घर के मुखिया हैं, क्या वो ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? नहीं, उनकी मजबूरी है कि उन्हें उन सब से डील करना है। सरकार की भी स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत खराब हैं, कुछ मिड में हैं, हर तरह के लोग हैं और हर किसी से डील करना है। और कुछ प्रेशर ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में भी जब लॉबिंग किसी अच्छे उद्देश्य से होती है तो वो दिक्कत नहीं है, वो सरकार के हित में है। सरकार की स्थिति ठीक ऐसी है कि सेंटर में बैठ के वो सबकी बातें सुन रहे हैं, जो सबसे बेहतर है वो निर्णय लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब प्रेशर ग्रुप्स गलत इंटेंशन से काम करते हैं और जो लॉबिंग है वो पर्सनल बेनिफिट में जाने लगती है। ऐसे देखते हैं, जब हम बात करते हैं सरकार की, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये पूरा समाज है, ठीक, तो जो सरकार है वो नियामक संस्था है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो हर जगह नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट अपने ढांचे से पूरे देश को संभाले हुए है, लेकिन जब समाज के अन्य वर्ग खुलना शुरू होते हैं तो उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। सरकार के पास ताकत है, बॉस सरकार ही है, लेकिन उसके बावजूद जो आसपास के अराजक तत्व हैं उनको पूरी तरह नियंत्रण कर पाना इतना संभव नहीं होता और वही लोग समाज में अराजकता फैलाते हैं, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है वो कमजोर का या तो शोषण करते हैं या अपने हित में सारी चीजों को मोड़ने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जो कमजोर है फिर वो ये उम्मीद करता है कि उसे सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह की सहायता मिलेगी। और सबसे बुरा हाल उन्हीं का होता है जो कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर बात किया जाए ये सरकार है, तो आप ऐसे मान लीजिए ये पैरेलल लाइन किसकी है, ये है हमारे जनप्रतिनिधियों की। अब समाज को अगर समझने की कोशिश करें तो इसी सरकार में ये सीधी लाइन किसकी जाती है, ये हो गई हमारी ब्यूरोक्रेसी की, जिसके माध्यम से सरकार, ये हमारे जनप्रतिनिधि हो गए, सरकार क्या करती है नीचे तक, ग्रामीण मतलब अगर बात किया जाए सभी राज्यों के, सभी जिलों के, सभी तहसील तक पहुंचने का सरकार का एकमात्र रास्ता क्या है, वो है ब्यूरोक्रेसी। उस तंत्र के माध्यम से सरकार संभालती है। इसके पैरेलल एक और हिस्सा हम बना लें, ये कौन है, जुडिशियरी, जो कि बराबर इस चीज पर नजर रखते हैं कि किस तरह से आपसी
जो संतुलन है वो बिगड़ने ना पाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन उपद्रवी हो जाए, ऐसा ना हो कि शासन अपनी सीमाओं को तोड़ करके निरंकुश होना शुरू कर दे। तो ये सरकार है, ये जनप्रतिनिधि हैं सारे, और इसके माध्यम से ये ब्यूरोक्रेसी है, ये जुडिशियरी है। ये एक तरह से सरकार पूरे देश का ढांचा है। और इसी हुक को इसीलिए कहा गया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, कि इसी हुक से, अगर मैं यहां पर भारत का नक्शा बना दूं, तो इसी स्टील फ्रेम से केंद्र से होकर, राज्य से होकर, जिलों से होकर, तहसील से होकर, छोटे से छोटे गांवों तक कौन संभाल रहा है? ब्यूरोक्रेसी पूरे देश को ऐसे होल्ड करने का काम करती है। ठीक, अब यहां पर सरकार है, यहां पर जनप्रतिनिधि हैं, यहां ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी है। इसके पैरेलल का जो हिस्सा है ये समाज का है। अब ये बॉक्स बन गया, ये हिस्सा किसका है? ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा समाज का है। तो ये जो बॉक्स है जिसको सरकार ऊपर से संभालने का प्रयास कर रही है, ठीक है, जिसको संभाल रही है, उसके पास केवल नियामक संस्था होने की वजह से एक पावर है जो, जिसके माध्यम से वो हर चीज को संचालित कर रही है। अब उसको इसी लाइन के माध्यम से सबको प्रॉफिट पहुंचाना है। अब समाज की दिक्कत क्या होती है? प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, या लॉबिंग कैसे काम करती है जब लोग इकट्ठा होते हैं। अब ये जो मेन आपका सेंट्रल सिस्टम हो गया, इसका मतलब सारा बेनिफिट कहां होगा? सेंट्रल सिस्टम में होगा। यहां पर सारा बेनिफिट होगा। किस बात का बेनिफिट? यहां पर पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर से हर आदमी फायदा निकालने की कोशिश करता रहता है कि इससे मेरा फायदा हो। इसीलिए जिसे आप समाज में ताकतवर लोग अपने से कमजोर का शोषण क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो यहां से ताकत ले लेते हैं, और जिनके पास ताकत है बाकी लोग खुद को बचा पाने में असक्षम हो जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो, जैसे एक तरह से बहती नदी, ठीक है, अब जिनका इंटेंशन क्लियर है, यहां पर समझने वाली बात है, जिनका इंटेंशन क्लियर है वो इस सिस्टम को बेनिफिट करते हैं पॉजिटिव वे में। वो चाहते हैं कि इस सिस्टम में सुधार हो, और ये सिस्टम जितना ज्यादा सुधरता चला जाएगा आम जनमानस का उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके विपरीत जो कुछ अराजक तत्व होते हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ का जितनी भी ताकत है, जो भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, वो हमारे हाथ में आ जाए। और वो जैसे ही हमारे हाथ में आए तो उसकी वजह से हम अपने आप का विस्तार करें, दूसरों का एक्सप्लॉइटेशन करें, एक्सप्लॉइटेशन से सारी चीजों को हासिल करें। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग इसी सिस्टम से फायदा लेना चाहते हैं। सिस्टम में सुधार करने वाले लोग शायद 2%, 5%, 10% हैं, लेकिन इससे फायदा लेने की फिराक में घूमने वाले लोग 50-60% हैं। होता यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा करता है। जो लोग सिस्टम में सुधार चाहते हैं उनको वो लोग खत्म करने लगते हैं जो लोग सिस्टम से फायदा चाहते हैं, क्योंकि जिन्हें फायदा चाहिए उनकी संख्या ज्यादा है, और जो लोग बदलाव चाहते हैं उनकी संख्या कम है। तो जिनकी संख्या ज्यादा है वो उनको इसलिए खत्म करने पर हावी होने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये दिख जाता है कि अगर ये सिस्टम में सुधार करेंगे तो हमारा फायदा कम होगा। इसीलिए बहुत पहले ये बात कही गई थी कि जब केंद्र से 1 रुपए चलता है तो वो नीचे पहुंचते पहुंचते शायद 5 पैसा 10 पैसा बचता है। उसका रीजन क्या है? ये बहती नदी है, यहां से सब लोग अपने अपने हिस्से का फायदा निकाल लेना चाहते हैं, चाहे किसी के पास कुछ बचे और ना बचे। ये तो फिर भी डिजिटल सुविधाएं आने के बाद केंद्र से सीधी सब्सिडी लोगों के खातों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जनधन खाते जैसी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है कि कम से कम सड़कें पहुंच गई, नहीं तो लोग सड़क भी गायब कर देते थे। तो वक्त के साथ बदलाव हुआ है, लेकिन इस सिस्टम में क्लीनिंग तभी हो सकती है जब संरचनात्मक सुधार होगा।
जब नियामक सुधार होगा, जब संरचना बदल जाएगी, जब सुधार संरचनात्मक हो जाएगा, तो जो लोग इस फिराक में हैं कि फायदा लेकर निकल जाएं, उनका फायदा अपने आप खत्म होता जाएगा और उन लोगों को जगह मिलती जाएगी जो सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, अच्छे पॉलिटिशियंस की वजह से ही देश चल रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव होने के साथ साथ भी अभी और भी बदलाव की जरूरत है। तो उस दिशा में लगातार नए विचार सामने आते रहते हैं। अब समाज की ही बात करें, प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं, वो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से लगातार प्रेशर डालने का काम करते रहते हैं। अब ये प्रेशर कहां से आता है? इस प्रेशर में एक हिस्सा हो सकता है, किसका हो? ये हिस्सा हो सकता है धर्म का, ये हिस्सा हो सकता है अध्यात्म का, ये हो सकता है किसी एसोसिएशन का, ये हो सकता है एडवोकेट्स का, ये हो सकता है डॉक्टर्स का, ये हो सकता है बिजनेसमैन का। तो इस तरह के अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो लगातार काम करते रहते हैं सरकार पर दबाव बनाने, अपने हित में फैसले करवाने के लिए। ये अच्छे हैं तब तक जब तक ये अपने हित को लेकर के बात कर रहे हैं और ये एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तब तक ये प्रेशर ग्रुप्स अच्छे हैं। ये घातक कब होने लगते हैं? जब ये लॉबिंग करने लगते हैं। जैसे चुनिंदा आध्यात्मिक लोगों को देखेंगे, ना वो खुल के सरकार के समर्थन में है, ना वो खुल के समाज के समर्थन में है, ना वो समाज को मानने को तैयार हैं कि परिवार व्यवस्था होती है, सारी चीजें, ना वो समाज को मानते हैं, ठीक है, ना वो सरकार को मानने की बात। अच्छा, सरकार से मदद पूरी चाहिए, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, सरकार से मदद भी चाहिए, सरकार से समर्थन चाहिए भी, और अगर हो तो सरकार से लाभान्वित भी होना है, मतलब इस नदी से फायदे सारे चाहिए, लेकिन खुल के समर्थन नहीं करना है। हमें तो लाभ हो जाए, लेकिन हम खुल के सामने नहीं आएंगे कि हम लाभ ले रहे हैं। तो ये क्या है? दोहरी रणनीति है या फिर दोगलापन है। अगर धर्म की बात करें तो धर्म में लोग खुलकर सामने आते हैं जब वो कहते हैं कि हम संस्कृति के समर्थन में हैं, तो वहां दिक्कत नहीं है। तो और प्रॉब्लम कब है? अगर ये आपस में अलग अलग हिस्से लॉबिंग करने लगे तो ये इसको ओवर पावर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अभी हम और डिटेल में अगर चले जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, लोग कैसे हैं, लॉबिंग कैसे होती है, वो सब चीजें बहुत डिटेल में हो जाएगी, फिर कभी और टॉपिक्स में देखेंगे। लेकिन अगर ये सब आपस में कैलकुलेट करके आपस में लॉबिंग करें और इंटेंट नेगेटिव होने लगे, तब फिर ये इस लाइन को कहीं ना कहीं रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस इसलिए करेंगे क्योंकि जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है किसी भी कीमत पे वो इस जगह पर होना चाहिए। हालांकि ये सब आपस में एक दूसरे की सबको जरूरत है, कोई किसी के बिना नहीं चल सकता। पूरा समाज इस ढंग से है कि कोई किसी के बिना नहीं चल सकता, कोई अकेले नहीं जा सकता, सबको साथ में ही चलना है। लेकिन जो पावर की सेंट्रलाइजेशन है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही हो, क्योंकि अगर लॉबिंग गलत लोगों के हाथ में जाती है तो वो लॉबिंग से यहाँ की जो पावर है इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें यहाँ जो सेंट्रलाइज है उन्हें अपने हिस्से का बेनिफिट चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, उन्हें अपने हिस्से की चीजें चाहिए, जिसके लिए वो ओवर पावर करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी लॉबिंग में एक साथ नहीं होना चाहिए कि आपस में लॉबिंग इतना ना हो जाए कि वो मेन जो लाइन है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करें, जो सेंट्रल से लेकर के, स्टेट से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, तहसील से लेकर के गांव तक गए हैं, उस मेन लाइन को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हर जगह इंसान ही बैठे हैं
और भी उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए पावर सेंट्रलाइजेशन खतरनाक होती है। अब इसी में समझ लेते हैं कि इसी प्रेशर ग्रुप में कैसे पता करें कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत। मान लीजिए प्रेशर ग्रुप है, तो सबसे पहले इंटेंट देखिए कि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रेशर ग्रुप्स का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक तरह की लॉबी क्रिएट करना। तो जो वो लॉबी क्रिएट करने का पर्पस है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे पता चलेगा, हम कैसे मान लें कि कोई लॉबिंग कर रहा है तो वो थ्रेट है या सही व्यक्ति है, ये कैसे पता चलेगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है, इंटेंट पता किया जाए। तो इंटेंट कैसे पता चलेगा, अगर वो पर्सन पॉजिटिव होगा तो वो ट्रांसपेरेंसी की बात करेगा। इसकी बात होगी, ट्रांसपेरेंसी की बात होगी कि सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं, सारे फैसले, सारे बातचीत पारदर्शी स्तर पर होने चाहिए। किसी भी तरह का हिडन एजेंडा इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये गवर्नेंस के फैक्टर्स हैं। और अगर जब इस लेवल पर बात होगी तो इसका मतलब इंटेंट क्लियर है और विजन और मिशन पॉजिटिव है। जो व्यक्ति नेगेटिव होगा उसकी आधी से ज्यादा चीजें हिडन होंगी, वो पब्लिक डिस्कशन से बचेगा। हिडन जो भी एजेंडा होंगे, जो भी एजेंडास आपके हिडन होंगे, उसमें वो व्यक्ति कभी भी पारदर्शिता नहीं आने देगा। पहली चीज, क्योंकि उसे डर है उसके बीच का हिस्सा खुल जाएगा। दूसरा, जो भी नेगेटिव इंटेंट का आदमी है वो हमेशा लड़ने की बात करेगा। दोनों का फर्क क्या है, जो पॉजिटिव है वो समाधान की बात करेगा, जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, लड़ने की बात करेगा। लड़ने की बात क्यों करेगा, अंग्रेजों ने यही किया, फूट डालो और शासन करो। फूट कब होगी, जब आपस में दो लोग लड़ेंगे। और लड़ाई की स्थितियां क्या होंगी, अब मान लीजिए ये व्यक्ति बैठ के कहीं लॉबिंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां जाकर के कोई और डेटा शेयर करेगा, यहां जाकर के कोई और डेटा शेयर करेगा, और फिर आपस में यहां और यहां पर आपस में एक दूसरे से कोलैप्स करवाएगा। कोलैप्स क्यों करवा रहा है, मानसिकता समझिए। अगर कोलैप्स होगा आपस में लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तो किसी न किसी तरह की समस्या पैदा होगी और उसी की समस्या के बीच में से हम फायदा उठाएंगे। यही रणनीति होती है। ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, अगर सीधे ट्रांसपेरेंसी बना दी जाए कि हर एक चीज ओपन होगी, रिकॉर्डेड होगी, तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स वहीं से खत्म हो जाएंगी। ये मैं आपस में हर एक के लिए बोल रहा हूं, किसी एक स्पेसिफिक के लिए नहीं बोल रहा। तो जब भी ऐसे लोगों से मिलें जो भी लॉबिंग कर रहे हैं लेकिन वो अपने हिडन एजेंडास के साथ हैं, क्योंकि वो हमेशा फूट डालने का काम करेंगे। फूट डालो, शासन करो। वो हमेशा बात करेंगे संघर्ष की, लड़ने की, विद्रोह की। वो बात क्यों ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि जब दो लोग लड़ेंगे तभी तीसरे की जरूरत होगी और वो बीच में से आके अपने हिस्से का फायदा निकाल पाएंगे। किसी भी घर में हो तो लोग कोशिश करते हैं बाप बेटे में लड़ाई हो जाए, या भाई भाई में लड़ाई हो जाए, भाई बहन में लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, किसी की भी हो। तो जब हम एक घर के स्तर पर लघु से वृहत की बात कर रहे हैं, वही स्थिति होती है देश के स्तर पर। घर के स्तर पर लोगों के तुच्छ हित होते हैं, किसी को जमीन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। जब वही राष्ट्र के स्तर पर होता है तो वो चीजें बड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसा व्यक्ति जो हिडन एजेंडा लेकर के चल रहा है, तो या तो वो सत्ता चाहता है या फिर वो पीछे बैठकर सत्ता चलाना चाहता है। इन दो बातों को समझने की जरूरत है। या तो वो सत्ता चाहता है, जो भी व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी से भाग रहा है या किसी तरह की फूट डालो की राजनीति कर रहा है,
तो या तो वो सत्ता चाहता है या पीछे बैठ के सत्ता चलाना चाहता है। दोनों ही परिस्थितियों में क्योंकि इंटेंट क्लियर नहीं है तो कभी भी पॉलिसीज भी क्लियर नहीं होगी, कभी भी मेजर बेनिफिट की बात नहीं होगी, कभी भी जन कल्याण की बात नहीं होगी, कभी भी रिफॉर्म की बात नहीं होगी, कभी भी अपने किए हुए कामों की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होगी कि हाँ ये मैंने परफॉर्म किया है और इससे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी वो मैं लूंगा, कभी भी इसकी बात नहीं होगी। तो ये फर्क है जब हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, जब हम लॉबिंग की बात करते हैं। अगर लॉबिंग की जा रही है, जैसे एज अ टीचर अगर मेरे साथ और टीचर्स आएंगे आने वाले समय में, उनके साथ जुड़ के मेरी कोशिश होगी कि हम एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ें और कुछ डिस्कशंस करें, पॉसिबिलिटीज है तो हम ड्राफ्ट बनाएं, आगे प्रोसीड करें, जो हम कर सकते हैं जितना हमारे दायरे में है। फिर धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, चाहे वो मेंस राइट का इशू हो, चाहे वो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हो, अलग अलग इश्यूज को समय के साथ हम एड्रेस करते रहेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति जो भी कर रहा है उसके इंटेंट से उसको समझिए। अगर वो ट्रांसपेरेंसी देने से डर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। ट्रांसपेरेंसी चलिए हो सकता है किसी रीजन से ना दे रहा हो, उसके अलावा फिर उसका अपना हिडन एजेंडा क्या है, वो लॉबिंग करके उससे वो क्या गेन करना चाह रहा है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि वो इस हिस्से से कहीं ना कहीं या तो पावर या मनी या इन्फ्लुएंस या किसी तरह की चीजों को डिराइव करने की लगातार कोशिश कर रहा होगा। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो लास्टली यही कहूंगा कि अगर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो पॉजिटिव कंटेक्स्ट में ये अच्छे हैं, जिस हद तक ये बदलाव की बात करते हैं, जिस हद तक ये सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नई बातें भी तभी सामने आएंगी जब हम वाद विवाद विचार के लिए तैयार होंगे। और ये गलत तब है जब इस लॉबिंग में हिडन एजेंडा हो, अपने कुछ इंटेंशंस और मोटिव हो और ट्रांसपेरेंसी लैक करने लगे। हर बार अगर कोई संघर्ष, विरोध या लड़ाई की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है कि दो लोग आपस में लड़ें, उसके बीच से वो फायदा निकाले, उस फायदे से वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी विध्वंस की बात नहीं करेगा, वो हर जगह समाधान खोजने की बात करेगा। हाँ, कहीं ऐसी स्थिति है कि अब आखिरी स्थिति हो गई, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई डंडा लेके आपको सामने खड़ा हो जाए, तो फिर आदमी को मजबूरी में क्या स्थिति है, वो भागने का विकल्प खैर तब भी खुला होगा, वो एक अलग बात है, उसे लोग गलत ढंग से देखेंगे। मतलब बेस्ट पॉसिबल वे ये होता है कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। तो ये हमें कभी भी पॉजिटिव लोग विध्वंस की बात नहीं करेंगे, ये समाधान की बात करेंगे। जो नेगेटिव लोग होंगे वो मौके ढूंढेंगे कि कैसे हम आपस में लोगों को लड़ाएं। और जैसा मैंने पहले बताया, लड़ाने का मकसद सिर्फ एक है कि इस बहती नदी से अपना फायदा लेना, बस, और कोई फायदा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो पावर है, जो डोमिनेंस है, जो मनी है, किसी न किसी तरह से किसी न किसी वे से बेनिफिट लेने की कोशिश है। तो जब भी ऐसे लोग लॉबिंग कर रहे हैं जो हर बार संघर्ष और लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग स्टेट है और देखने की जरूरत है कि उनके अपने मोटिव क्या है। तो पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा समाधान की बात करता है, नेगेटिव व्यक्ति हमेशा लड़ाई या किसी तरह के विरोध या संघर्ष की बात करेगा, ये डिफरेंस है। बाकी अगर कहा जाए तो परिवर्तन की दिशा में जा रहे हैं तो प्रेशर ग्रुप्स एकदम सही हैं, और अगर किसी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो प्रेशर ग्रुप गलत है।